एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट हर सेक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इस सीरीज़ को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स में हम स्टेप बाय स्टेप जैसे बुक्स में है वो चीज़ें समझ रहे हैं और मैंने फालतू चीज़ कोई ऐड नहीं की है। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे रही हूँ कि जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस तरीके से ये सीरीज़ तैयार की गई है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी पास कम टाइम है कि बुक्स नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको यहाँ से जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत बेस्ट मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो भी इन दोनों सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा उसको ज़रूरत नहीं है कोई बुक पकड़ने की या कुछ और पकड़ने की, और उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट एक बात है, जो भी मैं पॉइंट बोलती हूँ वो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हर पॉइंट को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। बाकी फालतू की चीज़ें हमने लिखने में ऐड नहीं की हुई हैं। तो 9th क्लास तक तो कंप्लीट फिनिश हो गया है। 10th क्लास के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट फिनिश हो गया है। अब आता है एनवायरनमेंट सेक्शन। एनवायरनमेंट सेक्शन की 3 क्लासेस होंगी, उसके बाद चलेगा आपका बायोलॉजी। तो चलिए, एनवायरनमेंट का जो सेक्शन आता है, पहले मैं बता दूँ, ये सीरीज़ टैट, सी टैट और कमीशन या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि बेसिक साइंस आती है, उन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिट सीरीज़ है। तो ज़रूर देखिए एंड औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर हर चीज़ ऐड की है ताकि आपको ऐसा ना लगे कोई चीज़ मिस हो रही है। तो हर चीज़, क्योंकि आपको पता है जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। 10th लेवल तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ उसी पर्पज़ से बनी है। चलिए, तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनवायरनमेंट का फर्स्ट सेक्शन आता है। तो चलिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पहले तो वर्ड से समझेंगे कि मतलब क्या है। सोर्स मतलब कहाँ से कोई चीज़ आ रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स। अब एनर्जी क्या है? देखो, ये प्रॉपर्टी है, क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो परफॉर्म वर्क को करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप बोलोगे एनर्जी नहीं है, आज बहुत डाउन फील कर रहे हैं, इट्स मीन आपको बस ताकत नहीं है, तो उस वर्ड को आप एनर्जी के रूप में बोलते हो ना। और ये बेस करता है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आप एनर्जी अपने अंदर फीड करोगे कुछ खाना, उससे एनर्जी आएगी, उससे आप काम वर्क कर पाओगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ बोलती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आपने खाना खाया, वो स्टोर हुआ, उसको आपने यूटिलाइज किया, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल गई। बट कभी भी क्या होता है, एनर्जी ख़त्म नहीं होती। यूनिट एनर्जी के जूल, तो 1 जूल कितना होता है, किलो जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे कि मस्कुलर एनर्जी, जो कि मसल्स बोलते हैं ना, मसल्स वर्किंग करने के लिए। ठीक है। फिर आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, रनिंग वेरियस ऑब्जेक्ट, केमिकल एनर्जी, जो कि कुकिंग में हेल्प करती है। तो ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो एनर्जी के यूनिट करके भी क्वेश्चन आता है। एंड आपने पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है बट कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो एनर्जी लेने के लिए आप फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कई बार ग्लूकोज पीते हो कुछ एनर्जी के लिए। जैसे कि अगर आपकी बॉडी खुद अडेप्ट नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो ग्लूकोज लगाया जाता है लोगों को। तो ये क्या है, फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए। वैसे ही हर चीज़ जो भी वर्क कर रही है उसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है वर्क करने के लिए। जैसे कि फ़ैन चलेगा, किसकी वजह से चलेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो अलग अलग टाइप की एनर्जी चाहिए होती है हर वर्क करने के लिए। तो देखिए, गुड फ्यूल कैसे सिलेक्ट किया जाए। मतलब आपको एनर्जी लेनी है, आप ऑयली चीज़ें खाओगे, दूसरी चीज़ें भी खाओगे, थोड़ी एनर्जी तो मिलेगी, बट कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। बोलते हैं ना, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, हेल्दी होते हैं। आप फैटी वाली चीज़ें मत खाओ, वो हेल्दी होती हैं। तो गुड फ्यूल जो कि बोल सकते हैं आप, जो क्या होगा, हाउ मच हीट, मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए। एंड डज प्रोड्यूस स्मोक, जैसे कि यहाँ पे गुड फ्यूल का मतलब यहाँ पे किसका बात की गई है, जब आप कोई काम करवाने के लिए, ठीक है, यूज़ कर रहे हो चीज़ें, तो वो तो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हाउ मच हीट रिलीज हो रही है, गुड फ्यूल उसको बोलेंगे ना जो ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। साथ में डस्ट प्रोड्यूस स्मोक, क्या वो डस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी देखा जाएगा। एंड ईजिली अवेलेबिलिटी क्या है उसकी, ये चीज़ें गुड फ्यूल में आती हैं जब आप किसी पर्टिकुलर वर्क करवाने लगते हो। एक होता है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल चाहिए, एंड एक होता है आपका किसी सोर्स को, जैसे किसी वर्किंग मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो वो क्या होगा कि अवेलेबल होगा,
वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी चेक किया जाएगा। एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं गुड जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, कौन से होंगे, जो लार्ज अमाउंट ऑफ ए वर्क करेगा पर यूनिट टाइम में, एंड इजीली एसेसिबल होगा, इजीली स्टोर एंड ट्रांसफर्ड होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकली ज़्यादा महंगा ना हो, सस्ता हो, इजीली यूज़ हो जाए, इजीली डस्ट भी ना फैले। तो ये गुड सोर्स होते हैं एनर्जी के। अब हम कुछ कन्वेंशनल सोर्स पढ़ने वाले हैं एनर्जी के, जो कि हम डे टू डे लाइफ में अपने घरों में आगे पीछे यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो ये एनवायरनमेंट सेक्शन है, ये बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब नॉन मेडिकल हो जो मेडिकल वाले, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट सेक्शन होता है जनरल क्वेश्चन आते हैं, इससे जीके में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशनल सोर्स जो एनर्जी के आते हैं, सबसे पहले फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मतलब ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छा सोर्स है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब अगर इसको यूज़ किया जाए तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप पेन चला रहे हो तो पेन चलाने के बाद ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो यानी वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। एंड कुछ सामान जो आप यूज़ करो, जैसे कि लाइट आ रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कब ख़त्म हो, कुछ पता ही नहीं है कुछ, तो रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल आते हैं। फॉसिल फ्यूल में जो फॉसिल का मतलब होता है डेड डिकेइंग चीज़ों से जो आपका एनर्जी मिलती है, ठीक है, फ्यूल मिलता है। तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये किस लिए हेल्प करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो एक तो नुकसान ये होता है कि अगर ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और जो इसके डिसएडवांटेज रहते हैं मेन, जब इसको बर्न किया जाए तो ऑक्साइड ऑफ ए कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड, और ये क्या करता है, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन तब कॉज होती है जब एसिड एनवायरनमेंट फैल जाए, ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि वो वाटर के साथ मिलके एसिड, मतलब एसिड जो पानी की बूंदों में आएगा तो उसको एसिड रेन बन जाएगा। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, जब इसको यूज़ किया जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा होती है। अब एनवायरनमेंट में पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे कि क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेन गैस पूछी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों, क्या बेनिफिट है, क्या है इसका नुकसान, देखो इसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो सारा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब एक सोर्स आता है डायनमो, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी रिसेंट टीजीटी में आया है ये क्वेश्चन, डायनमो क्या काम करता है। थर्मल पावर प्लांट, अब ये सोर्स पढ़ रहे हैं हम, कौन से, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। तो देखो थर्मल पावर प्लांट, ये क्या होता है, फ्यूल प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फॉसिल फ्यूल फ्यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है, इसके लिए फॉसिल फ्यूल थर्मल पावर प्लांट में क्या करता है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझ सके। और हाइड्रो पावर, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब यूज़ किया जाए तब भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। टरबाइन, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, फ्री फॉलिंग उनको ही इनटू मैकेनिकल वर्क, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होगी। वाटर जो स्टोर होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा और फिर काइनेटिक एनर्जी से फ्लो करवाया जाएगा, जिससे कि क्या हेल्प होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने में काम आएगा। बताना आपके आसपास कौन सा ऐसा सोर्स है जिसमें कि ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बट इस सब के नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है एंड डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, मतलब इस काम के लिए बहुत ज़्यादा आपको एरिया चाहिए, जिसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि सोर्स करना पड़ेगा ना, तो ऐसा है। फिर सम कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि कुछ बनाए हुए हैं, जैसे कि तेहरी डैम गंगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं, इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम हर ईयर बाद क्वेश्चन या तो जीके में आ जाएगा ना, जो ये एनवायरनमेंट सेक्शन है इससे जीके में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जैसे कि जब आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले हैं उनको क्या होता है, उनको उसके बीच में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मतलब जो जीके सेक्शन आता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब बहुत टिपिकल जीके भी नहीं आती, उसमें कुछ क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी आ जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन आप हमेशा देख लेना, कुछ आते ही हैं जीके सेक्शन में, तो जो कंसर्न होते हैं एनवायरनमेंट से। तो देखिए बायोगैस, जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस, ठीक है, ये क्या होगा,
काऊ डंग से प्रोड्यूस होती है। वेरियस प्लांट रेजिड्यू वेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो इसका मेन सोर्स है, और ये जनरेट करेगा मीथेन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पूछा जाएगा गैस रिलीज करता है वो मीथेन। ठीक है, ये कैसे बनता है, जैसे स्लरी जो रेफ्ट रह जाएगी मैन्योर की, और ये बायो, आपको पता लग गया किससे बना ये बना जो रेजिड्यू वेस्ट मटेरियल जो भी था उससे बना। एंड जो उसकी स्लरी रह जाती है, मतलब बाद का जो वेस्ट रह जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वो मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो रिच होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से। और ये है रेन्यूएबल सोर्स। अब सोचोगे ये रेन्यूएबल सोर्स क्यों है, रेन्यूएबल सोर्स ये इसलिए है क्योंकि वेस्ट तो हमेशा चीज़ें होंगी, काऊ हमेशा ही गोबर करेगी ना, तो गोबर करेगी तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इतना ज़्यादा मेहनत करता ही नहीं है कोई। आजकल सबको क्या चाहिए, ईजी प्रोसेस चाहिए। फिर आता है आपका विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो आता है ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। जैसे कि विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसमें कि मैकेनिकल, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, ये जैसे कि ये विंड मिल जैसी बनी होती हैं, ये क्या करती हैं, काइनेटिक एनर्जी, मतलब हवा चलती है ना जब, काइनेटिक एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, मतलब काम में करेगी। और ये क्या है, हवा तो हमेशा चलेगी, और ये क्या है, रेन्यूएबल सोर्स। कैसा है, रेन्यूएबल मतलब ख़त्म नहीं होगा, हमेशा ही रहेगा ये। और देखो ये वहाँ पे होगा जहाँ पे विंड ज़्यादा चलती होगी, ऐसा होगा ना, हर कहीं तो होगा नहीं। विंड जहाँ पे अच्छी होगी, जहाँ थोड़ी थोड़ी विंड चलती है, वहाँ पे इसको बनाने का फ़ायदा ही क्यों है। तो ये होगा जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, प्रोड्यूस होती विंड निकलती है। और विंड जो होती है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क एक कंट्री है जो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इससे प्रोड्यूस करती है। एंड इंडिया में आता है कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जो कि प्रोड्यूस करती है 380 मेगावाट की एनर्जी। बट हर चीज़ है, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एक तो ये होंगी वेरी हाई कॉस्टली, ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एयर के बाहर रह रही है तो उसको मॉइस्चर हर चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो ये बहुत डेंजरस है, मतलब ख़राब करती है चीज़ों को, वेरी हाई कॉस्ट है। एंड ओनली क्या मतलब, ओनली 1 मेगावाट जनरेट करने के लिए 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए होती है। इट्स मोर, क्या बोल सकते हो, बहुत एरिया घेरती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, कौन सा आ गया, रेन्यूएबल विंड एनर्जी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। कंट्री ऑफ विंड, जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इंडिया में कहाँ होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। डिसएडवांटेज वेरी हाई कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हैवी है। फिर आती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम इस पिक्चर में देखेंगे। सोलर एनर्जी, ये चीज़ देखी होगी कभी, आप कहीं गए होंगे या, और ये चीज़ पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब शायद थोड़ा कम कर दिया है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करेगा हीट एनर्जी को, जो एनर्जी सन से आएगी वो क्या करेगा, काम करने में हेल्प करेगा। मतलब ओल्डस्ट, जैसे कि पहले क्या करता था, इसमें क्या किया जाता था, ये बॉक्स जैसे बना है, इसमें खाना रख दिया जाता था, और इसको जैसे सन की ट्रैप ये पड़ेगी और उसके बाद अंदर जाएगी, जिसकी वजह से जो सामान रखा होगा वो गर्म हो जाएगा, या पकाने में भी काम करते थे। देखना बहुत अपने घरों में पूछना किसी से, ये होते हैं, अभी भी किसी के पास होंगे। और उससे क्या होगा, थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी काम आते हैं कन्वर्ट करने में। कैसे देखते हैं, जैसे कि ये सोलर पैनल लगाए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, और ये जो लाइट है थर्मल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि जहाँ भी मैं पहले रहती थी वहाँ पे हम हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में क्या होता था कि वहाँ पे जो पानी आता था वो इसी सोर्स से गर्म होकर आता था, और जो इलेक्ट्रिसिटी पूरी हॉस्टल में होती थी ना वो इसी से होती थी। कैसे होती थी कि सन की रे यहाँ पे ट्रैप होगी, और उसके बाद और वो क्या होगा, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये जो ये बना होता है ना, इसको फोटोवोल्टिक सेल बना होता है बोला जाता है। और ये क्या है, सिलिकॉन से बना होता है। ये क्वेश्चन आता है फोटोवोल्टिक सेल किससे बना होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फोटोवोल्टिक सेल क्या है। तो याद रखना, फोटोवोल्टिक सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में काम कन्वर्ट करने में काम आता है, एंड सिलिकॉन इसमें यूज़ होती है। तो देखो कितने हर पॉइंट में क्वेश्चन है। देखिए नोट्स मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं कि हर पॉइंट में आपके क्वेश्चन हैं, फालतू कुछ नहीं है। देखो हर लाइन में क्वेश्चन है, तो इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। फिर आता है एनर्जी फ्रॉम ए सी, मतलब सी से जो एनर्जी मिलती है। देखो
टिंडल एनर्जी जो कि रेन्यूएबल सोर्स है। अब ये टिंडल एनर्जी नाम तो है पर मिलती कैसे होगी? ये क्या होगी? पावर क्या है इसमें? पावर बाय नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा? ओशन में जो पावर क्या है, राइज एंड फॉल हो रहा है। ठीक है, किसका? टाइड्स का। एंड ग्रेविटेशनल पुल एंड राइज की वजह से जो होती है उसको बोला जाता है टिंडल एनर्जी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और क्या है? रेन्यूएबल सोर्स, क्योंकि ओशन में तो आएगा ही ऐसा, ये तो नेचुरल है। ठीक है, 2 टाइम टाइड्स आते हैं और एक जवार बोलते हैं एक को, तो 2 टाइम जवार आते हैं। फिर आता है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी ये भी रेन्यूएबल सोर्स है। हम कर रहे हैं जो सी से एनर्जी जो मिलती है, ये काइनेटिक एनर्जी होगी सी में, वो क्या करेगी? जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये आ गया वेव एनर्जी। फिर आता है आपका ओशन थर्मल एनर्जी। ये कैसी होती है? वाटर सरफेस पे ओशन थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो कभी भी मैंने हमेशा बोला है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो नाम से समझिए कि क्या चीज़ है। जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसे समझिए, उसके बाद सोचिए कि ये और क्या हो सकता है इससे रिलेटेड। उससे क्या होगा? आपका माइंडसेट बैठेगा। जितना आप दिमाग को यूज़ करोगे सोचने के लिए, उतना ज़्यादा आपको माइंड में चीज़ें रहती हैं लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो वाटर सरफेस होगा डीप, तो क्या होगा उसमें? कोल्ड वाटर होगा, ऊपर हॉट वाटर होगा, क्योंकि ऊपर वाला एरिया गर्म होगा, नीचे वाला होगा नहीं। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आती है आपके ओशन थर्मल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है जियोथर्मल एनर्जी। मतलब जियो मतलब ग्रीक वर्ड, अर्थ मतलब हीट विद इन द अर्थ, और ये क्या है? रेन्यूएबल सोर्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि हीट बिल्डिंग जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फ्यूज़न, एक होता है फीज़न। तो सबसे पहले हम फीज़न, फट गया, ऐसे रखना, फट गया तो मतलब एक चीज़ थी वो क्या हो गया? वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, तो वो आता है फीज़न। ये किस लिए, कहाँ पे यूज़ होता है? ये न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है? हैवी मैटर को क्या कर जाएगा? बॉम्बार्डमेंट होगी, लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, एंड क्या होगा? लाइटर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत एक्सपेंसिव होता है, डेंजरस भी होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और यूज़ कर जाता है डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर लोकेशन है वो है तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कलपट्टनम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, का कैपरेपर गुजरात, ठीक है, एंड कांगा कर्नाटका। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाते हैं। याद रखना फीजन किस लिए? ब्रेकिंग के लिए। फीजन फट गया, ऐसे याद रखना। फिर आता है फ्यूज़न। ये सेफर प्रोसेस है, इससे जो हाइड्रोजन बॉम्ब का है वो प्रोसेस होता है, जैसे कि 2 चीज़ें हैं उनको ज्वाइन करके एक चीज़ बन गई। अब या तो सन स्टार जो ग्लो करते हैं वो भी फ्यूज़न से याद रखते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी या सन फ्यूज़ होता है, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब CNG एक यूज़ किया जाता है फ्यूल, जिसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे कि क्लीन फ्यूल हो जाता है। मतलब इससे क्लीन फ्यूल उसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जो तो पॉल्यूटेड नहीं होगा एंड जो एक्स्ट्रा अच्छी एनर्जी देगा, एंड और वो क्या होगा? रेन्यूएबल सोर्स होगा। और क्या हो सकता है? कोई एक पॉइंट आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। फिर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये समअप है जो हमने अभी तक किया। एक आ गया कन्वेंशनल सोर्स, एक आ गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। देखो किए थे ना हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा। फिर आता है नॉन कन्वेंशनल, ये आता है रिन्यूएबल। यूज़ जितना करोगे ये ख़त्म नहीं होगा। फिर 2 टाइप से हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स, एक आते हैं कॉमर्शियल, एक आते हैं नॉन कॉमर्शियल। ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी नॉन कॉमर्शियल, फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई डंग, ये आगे नॉन कमर्शियल। इससे भी क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल, अब भूल जाओगे कन्वेंशनल क्या है और नॉन कन्वेंशनल क्या है। ठीक है, तो याद रखना कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल सोर्स। जैसे कि
बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी किया, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल, विंड एनर्जी, डेनमार्क क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ विंड, टिंडल जो हाई एंड लो क्या टाइड्स आते हैं उसकी वजह से होता है, एनर्जी फ्रॉम ए अर्बन वेस्ट। तो ये आ गए आपके कुछ एनर्जी सोर्सेज, याद रखना। तो देखो बाकी हमने यहीं पे ये लिखा है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है एंड रिन्यूएबल क्या होता है। तो देखो हर चीज़ को जो यहाँ पे है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम आता है और मैक्सिमम टाइम गलत करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बताओ इनमें से कौन सा कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यह हमें वाटर वेपर हो जाएगा, फिर कुछ गैसेस का नाम लिख देंगे साथ में, तो बोल रहे तो सब सोचेंगे वाटर वेपर कैसे नुकसान कर सकता है। तो वाटर वेपर भी मेन कॉज आता है जब ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज़ देखो 4 पेजेस में मैंने यहाँ पे इसको समअप किया है, और जब आप बुक में देखोगे ना तो बुक में बहुत लेंथी है, और यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी। मैं चाहती हूँ इस बार आप सबका जो भी मेरी वीडियो देखते हैं सबका टैट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या सोर्स आएगा, एंड मैं चाहती हूँ हो जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।